कैसे हैं प्यारे साथियों? कमाल धमाल एकदम आपकी तैयारी चल रही है। आज की इस शानदार सी क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव किनका, तो काव्य खंड का। और परीक्षा भी आपकी चल रही है और मैं पूरा उम्मीद कर सकता हूं कि सभी विषय आपके अच्छे जा रहे होंगे। अगर किसी विषय में आपको दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, तो एक के चलते बाकी विषय को जो है ना, आप जो है ना क्या बोल सकते हैं, खतरे में नहीं डालिए। जो हो गया उसे भूल करके आप आगे बढ़िए प्यारे साथियों, है ना। काव्य खंड की अगर हम बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव का, चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे, बड़े काम का है, इसलिए पूरी वीडियो अंत तक देखना। अंत तक नहीं देखे तो भैया पछताओगे आप, 500% आप पछताओगे, है ना। देख लेना। चलो जी आ जाओ। तो ये अपने सामने सबसे पहले ही कड़बक, है ना। सबसे पहले कड़बक है, ये सुंदर सी पीडीएफ है, किसी अच्छे से, है ना, सोर्स से है ये। तो अगर किसी को ये सोर्स मिल गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिल भी गया होगा तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छे से रिवीजन करो। तो कड़बक के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे नाम ही है मलिक मोहम्मद जायसी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की इसमें रचना कौन है? तो रचना हो जाएगी आपकी कड़बक। ये क्वेश्चन ऐसे उलट पुलट के आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? देखो, जन्म मरण थोड़ा याद करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि आप याद कर चुके हैं तो बहुत अच्छे हैं। खुद हमें ये सब जल्दी जल्दी याद नहीं होते, कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो आपको हम क्या कहें। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप लोग सीरियस होंगे तो आप लोग ज्यादा याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा कि 1442 लगभग अनुमानित। तो देख लेना, अगर आपसे याद हो जाए तो ठीक, अगर प्यारे साथियों याद नहीं हो रहे तो क्वेश्चन स्किप कर जाना, चूंकि 100 है, 100 में से कोई सा भी आपको 50 करने हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जायसी किस काल के कवि हैं? है ना, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो आप जाहिर सी बात है कहां जाएंगे? भक्ति काल के साथ जाएंगे। 23 में पूछा हुआ भी सवाल है साइंस वालों के लिए। जायसी कवि है प्रेम के पीर के। इनमें कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी इसमें कृति है जो जायसी की नहीं है? तो यहाँ पे विनय पत्रिका, हमने आपको ट्रिक भी बताया था, वट शब्द वाला जो मिल जाए, पद्मावत जैसे अखरावट हो गया, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की है। और विनय पत्रिका तो इनका बिल्कुल भी नहीं है। कड़बक किस कृति का अंश है? कहां से लिया गया है? तो ये पद्मावत से लिया गया है। चल बच्चा आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कवि ने रूप से ज्यादा किस पर ध्यान आकर्षित किया है? तो आप कह सकते हैं किसके ऊपर? तो गुण के ऊपर, ए हो जाएगा। एक आंख से अंधे होते हुए कवि की वाणी सुन लोग क्या हो जाते हैं? तो विमुग्ध हो जाते हैं, मतलब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये वाला आंसर सी हो जाएगा। कवि अपने को उस चांद सा कहता है जो सदोष तो है पर डैश को उजाले से ढक देता है। मतलब किसको? पूरे किसको? तो भैया दिन के उजाले को बिल्कुल नहीं। रात की कालिमा करेक्ट हो जाएगा। ये चांद में दोष है, लेकिन रात की कालिमा को चांद क्या करता है? तो वो ढक देता है अपने प्रकाश के। और ऐसे ही तुलना इन्होंने किया है अपने। एक आंख की तुलना में आया है कौन सा बेटा? बुध तारा नहीं, जैसे शुक्र तारा की इसमें चर्चा की गई होगी, तो आंसर हो जाएगा शुक्र तारा, है ना। चलो आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आम में सुगंधित कब आ जाता है? आम में सुगंध बबुआ कब आता है? तो नुकीली डाभ के आ जाने पर। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चा दे देना, नुकीली डाभ के आने पर। कौन त्रिशूल से मारने पर? तो त्रिशूल जैसे आ जाएगा तो सुमेरु पर्वत आंसर हो जाएगा। कवि की एक आंख किसके समान निर्मल है? दर्पण के समान। पद्मावत में किसकी प्रेम कथा दी गई है? तो रतनसेन और पद्मावती की। कवि ने पद्मावत रचना किस प्रकार तैयार किया है? तो यहां कह सकते हैं उन्होंने पूरे के पूरे प्रेम से इसको तैयार किया है। कवि ने पद्मावत रचना को किस लेई से जोड़ा है? तो रक्त की लेई से जोड़ा है। तो करेक्ट आंसर आप दे देना, रक्त की लेई हो जाएगा। कवि ने लेई में किसके जल का उपयोग किया है प्यारे बच्चों? तो इन्होंने उपयोग किया है अपने अश्रु जल का, नयन जल का। मन में किस भाव से कवि ने पद्मावत की रचना की है? क्या किस भाव से? कि यह उसे संसार में याद दिलाएगी, राजा रानी एक दूसरे से प्रेम करे, प्रेम अमूल्य है, यह उसे संसार में याद दिलाएगी। दुई सुमरइये बोल जो अंत में कवि कहते हैं, वही इसका मूल भाव है, ताकि दुनिया में लोग इनको याद रखें। राजा रानी, सुग्गा,
सबके चले जाने के बाद उनकी क्या निशानी रह गई, तो उनकी क्या रह गई, उनकी जग में कहानी रह गई। कवि को स्वयं यह विश्वास है कि उसके चले जाने के बाद डैश उसे जिंदा रखेगी क्या, तो उसकी रचना पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब होती है, फिर देखो मृत्यु का जंजाल आ गया, उधर जन्म था इधर मृत्यु था। चलो बबुआ इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं, क्या आंसर देना सही होगा, ठीक है, इसका भी क्या लगा दे, हाँ लगभग 1540 ईस्वी, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो जायसी का जन्म स्थान, तो जायस कब्र अमेठी में हुआ है ना। चलो ये क्वेश्चन लगातार पूछा है 21 में भी 23 में भी, इस साल भी हो सकता है कि कहीं आपके पेपर में देखने को मिल जाए। 24 नंबर देख लो, यहाँ पे है, जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, तो दर्पण से की है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो भैया ब्रज भाषा के हैं। और यहाँ इसके सारे के सारे आंसर भी है नोट्स में, अभी तो इसकी कोई जरूरत नहीं, हम जो बता दिए उससे आप अपना काम चलाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, पद आते हैं दूसरा, सूरदास, किन की बात कर लेते हैं, सूरदास जी की बात करते हैं बेटा। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी किनकी रचना है, जाहिर सी बात है चैप्टर है सूरदास जी, तो रचना भी इन्हीं की होगी। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीही में उनका जन्म हुआ था। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है, तो इसमें कौन सी रचना सूरदास की है, तभी आप पढ़ रहे हैं, देख लो गौर से। कौन, विनय पत्रिका, कड़बक, पद्मावत, नहीं ना, कौन होगा, सूर सावली, नाम भी है इसमें सूर, तो इसमें क्या सोचना। चल बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि थे भैया, किस भाषा के कवि थे, बताइए सूरदास है जी, बताओ जरा। सूरदास ये किसमें मारा जाए, ये ब्रज भाषा के कवि थे, सही है, चलो सही है ना। चलो तो कड़बक अवधि में लिखी गई थी और ये ब्रज भाषा में, बिल्कुल सही है। सूरदास कवि हैं कृष्ण भक्त शाखा के, यही हो जाएगा। अच्छा, सूर के काव्य के 3 प्रधान कौन कौन है, तो ये है विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम सिंगार। चलो बहुत सुंदर, आप लोग अच्छे से सारा कुछ देख लीजिए, हम जितना मेरे से संभव हो पा रहा है प्यारे साथी उतना मैं करा दे रहा हूँ। प्रथम वध में किस रस की व्यंजना हुई है, तो वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस क्या होता है, जो माता पिता का बच्चे के बीच में लगाव, जो प्रेम है, उसी को हम कहते हैं। गाय किशोर दौड़ रही है तो अपने बछड़ों की तरफ। अब ब्रजराज का प्रयोग किया गया है बालक कृष्ण के लिए। ब्रजराज को जगाने को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि क्या हो चुका है, भोर हो चुका है। भौरे कहाँ छिप गए हैं बेटा, तो लताओं में छिप चुके हैं। देखो यहां से क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में आपके। मुर्गे और जो अलग अलग प्रकार के पक्षी है सब क्या कर रहे हैं, तो सब जो है कोलाहल मचाए हुए हैं। कौन कौन झूम रहे हैं, तो जितने भी बनराई है, पेड़ पौधे हैं, सब झूम रहे हैं। चंद्रमा में क्या पड़ रहा है, तो चंद्रमा अब धीरे धीरे फीकापन की तरफ जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर है ना। सूर्य किसके साथ अवतरित हो रहा है, सूर्य, तो इसमें क्या, अपने 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 प्रकाश के साथ। नर नारी क्या कर रहे हैं, तो परात भोर का गीत गा रहे हैं। कृष्ण को प्रातः हो जाने पर उनके हाथों में क्या धारण करने को बात हो रहा है, तो सुंदर सुंदर कमल, तभी तो इनको कहा गया है कंबुज अंबुज करधारी, अंबुज करधारी। चलो बालक कृष्ण को किसकी गोद में बैठाकर, तो नंद के गोद में। बालक कृष्ण कुछ भोजन खा रहे तो कुछ कहाँ गिरा रहे हैं, धरती पर। कृष्ण कौन सा, क्या हुआ, अपलक देख रहा है, तो कृष्ण को कौन, अपलक माने बिना पलक झपकाए, कौन देख रहा है, तो मैया यशोदा वही देख रही है ना। चलो यहां आ जाते हैं सवालों पे बेटा। बालक कृष्ण के समक्ष भोजन के कौन कौन से व्यंजन है, तो जैसे भी बेसन की बड़ी बड़ा आ गया, आंसर हो गया। कृष्ण किसे बड़े चाव से भी खा रहे हैं, तो किसको खा रहे हैं, बोलो जी। इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे, दही को खा रहे हैं, दही भात नहीं कर देना, दही को खा रहे हैं। कौन सा भोजन अति छविमान दिख रहा है, तो कौन, दही के साथ माखन मिश्री, है ना। बालक कृष्ण खाते हुए क्या कर रहे हैं, तो खाते हुए अपने पिता के नंद के मुख में भी वो गिरा रहे हैं। चलो यहां तक हो गए। 25 के बाद 26 देख लो। नंद जी भोजन करके कुल्ला करने जाते हैं तो सूरदास उसका क्या मांगते हैं, जुठनिया, तो ये हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूर्य भी इन्हीं को कहा जाता है, सूरदास को।
है ना। ये भी सवाल देखो पूछा हुआ है, कहां से क्वेश्चन उठा करके कहां पूछ दिया भैया। रामभती गो खरी कानी में बछरा हित धाई, ये पंक्ति कहां से ली गई है, तो सूरदास के पद से लिया गया है मेरे भाई। ठीक है, चल अगले तरफ चलते हैं नेक्स्ट में। सत्संग में किनकी अभिरुचि है, तो सत्संग में कौन है, सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरदास परिसीमित लगे हैं। क्यों परिसीमित लगे हैं बुआ, हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, गीति काव्य है। ठीक है, गीति काव्य है। अच्छा, राधा रस करेली किनकी रचना है, तो यही आएंगे सूरदास जी। जहां भी कृष्ण राधा का नाम आ जाए सूरदास। किनकी रचना श्रीमद् भगवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है, तो बोल सकते हैं कि इसका सूर सागर का आंसर हो जाएगा, सूर सागर का। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, किसे माना था, तो श्री कृष्ण को माना था। खत्म हो गया चैप्टर। अब चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ, पद। तुलसीदास के बारे में, जैसे तुलसी जी का नाम आ जाए तो राम शब्द, राम भक्ति धारा, सगुन उपासक राम भक्ति धारा के ये कवि है, ये तुरंत आ जाता है। अब देखो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था भैया, तो बताओ कहाँ आंसर करोगे, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के कहाँ बबुआ, अयोध्या में। ठीक है, चलो अयोध्या में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था, तो माता जी कौन थी, आत्मा। माता पहले है, पिता बाद में है, तो माता जी हुलसी और आत्मा राम दुबे होंगे इनके पिताजी। कवितावली के रचनाकार कौन होंगे, तो तुलसीदास होंगे। तुलसीदास किस शाखा के कवि है, तो राम भक्ति शाखा के कवि है। इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की श्रेष्ठतम कृति है, सबसे बड़ी कृति, तो रामचरितमानस से बढ़ के बड़ा कौन होगा। हालांकि विनय पत्रिका भी इन्होंने लिखा कि रामचरितमानस सबसे बड़ी कृति है। तुलसीदास किससे अपनी आजीविका चलाते हैं बबुआ, तो किससे, कथा वाचन करके। तुलसीदास ने अपने प्रभु श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसके द्वारा अपनी दीनता बताई है, तो माता जानकी, यानी कि किसके द्वारा, सीता जी के द्वारा, उन्हीं के ये नाम है। आगे देख लो यहाँ सवाल। तुलसीदास माता जानकी से प्रार्थना करते हैं कि, क्या प्रार्थना करते हैं, वे प्रभु श्री राम से इनकी चर्चा करें। क्या करे, चर्चा करे। तुलसीदास अपने को माता जानकी और प्रभु श्री राम के समक्ष स्वयं को क्या मानते हैं, तो एक लाचार, दुर्बल, मलिन और पापी मानते हैं। सही है। आगे देखिए, तुलसीदास किसका नाम लेकर अपना पेट भरते हैं भैया, किसका नाम, तो अपने प्रभु श्री राम का नाम लेकर के। दयालु ईश्वर प्रभु श्री राम किसकी बिगड़ी बना देंगे आने वाले समय में, तो तुलसीदास की। प्रभु श्री राम नाम गुण गाते तुलसीदास। कहां से तरने की बात हो रही है, तो भवसागर से। भवसागर सभी भावनाओं से परे, सभी दुखों से ये निकल जाएंगे। तुलसीदास अपना संपूर्ण जीवन किसमें देखते थे, बताइए जी, तो राम जी की भक्ति में। तुलसीदास भोर पहर से ही क्या कर रहे हैं, भोर पहर से ही प्रभु के पास खड़े हैं, नहीं, प्रभु श्री राम के द्वार पे खड़े होकर के गिड़गिड़ा रहे हैं। ठीक है, तुलसीदास को जरूरत है किसके, बताओ जरा, तो निवाले के एक और की, खेती की, भरपेट भोजन की, निवाले के एक और की। ठीक है ना, यही है। चलो, शाश्वत सुख के लिए हमें क्या चाहिए सर, तो शाश्वत सुख हमें कब होगा, जब हमारे ऊपर ईश्वर की क्या होगी, कृपा हो जाएगी। चलो, कौशल राज, जैसे नाम आ गया कौशल राज, राम जी को ही कहा गया, तो किनकी बात हो रही है सर, कौशल राज के पास आप जाइए। किसने भेजा, तो बोलते हैं ना कि साधु समाजों के पास गए, तो उन्होंने हमें बताया कि आपकी मुक्ति का मार्ग कहाँ है, कौशल राज, तो साधु संतों ने भेजा उनको। दानी के श्रेष्ठ रूपधर कौन है, दान देने में सबसे बड़े रूपधर कौन है इस चैप्टर के अनुसार, तो भैया दशरथ नंदन राम के साथ ही हम जाएंगे, लेकिन नाम आता है दानवीर कर्ण का दान देने में, लेकिन चैप्टर है तो दशरथ नंदन का नाम आएगा राम जी का, है ना। चलो अब इधर आ जाओ। अब ये वीडियो आप आराम से 2x पे कर लेना, स्पीड बढ़ा करके आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसीदास जी अपने प्रभु से किस प्रकार के भोजन से अपना पेट भरने की बात कहते हैं भैया, तो भक्ति रूपी अमृत, ऑप्शन ए। तुलसीदास अपने को भूखा और भिखारी बताते हैं, तो प्रभु श्री राम को क्या बताते हैं, बताओ क्या बताते हैं, तो दाता। उनको क्या बुलाते हैं, दाता। अम्ब 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 जानकी के लिए, माता जानकी के लिए। दोनों पदों में किस रस का, किस रस का, किस रस का, करुण और भक्ति रस का।
चर्चा हुआ है। तुलसी सीधे राम से ना कहकर वो सीता से ये बात कहते हैं। ये क्वेश्चन आंसर में भी सवाल पूछता है बेटा। वो सीता माँ से क्या कहते, इसके पीछे क्या कारण है कि संतानें अपनी बात सीधे पिता से ना कहकर माँ से कहलवाना चाहते हैं। माता जानकी पर अत्यधिक विश्वास करते थे, श्री राम के पास कहने से डर लगता था। नहीं, सबसे बेस्ट ये उनको लगा, ऑप्शन आप देख के लगा सकते हैं कि संतानें अपनी बात सीधे पिता से ना कहकर माँ से कहलवाना चाहते हैं। और यही तो है, जैसे कि हम बराबर घर में कहते हैं बच्चों को, तुम्हारे घर में है ना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में मम्मी है, हाई कोर्ट में पिताजी है, और दादा है तो फिर तो सुप्रीम पावर में वो लोग चला जाता है, दादी है तो फिर वो सुप्रीम पावर में है ना। और हम लोग ज्यादातर अपनी बातें माता श्री से शेयर करते हैं, फिर वहां से पिता श्री के पास बात पहुंच जाती है। बस यही घटना है। तुलसी के हृदय में किन लोगों की दिग्भ्रमिता का डर है? किनका बेटा? अपने लोगों की नहीं, कलयुग के लोगों की, इनकी। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं कैसे? समन्वयवादी, है ना। सब चीजों में समन्वय बना करके चले तो अच्छा है। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था? तो इन्होंने दो भाषा को अपनाया था, अवधी और क्या बेटा? ब्रज भाषा को। काशी में कितने वर्षों तक रहे थे? 15 वर्षों तक रह करके इन्होंने सब कुछ का अध्ययन किया था, है ना। बरय रामायण किनकी रचना है? तुलसीदास जी दिख रहे हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरोत्तम दास, यही ना थे? नरोत्तम दास नहीं थे, नरहरि दास थे इनके गुरु। ये वाला सी करेक्ट आंसर होगा, है ना। आप इसको देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नरहरि दास ही होना चाहिए 30 का। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं 31 में बाबू क्या बात है, हम लोग भी यहाँ देख लेंगे, है ना। 30 क्वेश्चन था ना, तो यहाँ आ गया 30 का सी। चलो हमने सही बाद में लगाया, है ना, वेरी गुड। तो रामचरितमानस में आ जाते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन रचना तुलसीदास जी की है? तो तुलसीदास जी की रचना कौन है? दोहावली, सही है। हनुमान बहुलक में कितने कितने? तो देख लेते हैं, 32 का आंसर क्या हमको दे रखा है? ए। चलो इसको आप याद कर लो। हनुमान बहुलक जो उन्होंने लिखा इसमें 44 था, 44 छंद है ना बाबू। और रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो ये तो महाकाव्य है। गीतावली तो इन्हीं का हो जाएगा, तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो आप दे सकते हैं जातीय महाकवि इनको कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। और इनका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ सकता है कि भैया इनका पूरा नाम क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास, ये नाम जरा सा याद रखना, है ना। हो सकता है कि आ जाए क्वेश्चन में और तुम्हें ध्यान ही ना रहे, और बाद में आके कहोगे सर जी गड़बड़ घोटाला हो गया सर, अब हम क्या करें सर। चल बेटा अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर में आ जा। चैप्टर नंबर 4, छपय, है ना। छपय का रचनाकार कौन है? तो छपय के रचनाकार हैं, बताओ जरा सोच के। नाभादास, तो नाभादास ही होंगे। इनमें कौन सी रचना नाभादास की है सर? तो अभी तो आ गया ना, कवितावली, दोहावली, पद। तो देखो क्या क्या नहीं होगा। भक्तमल सही होगा, कवितावली नहीं होगा, दोहावली नहीं, पद नहीं होगा, कौन होगा? भक्तमाल। और भक्तमाल से ही ये छपय लिया गया है, जिसका मतलब होता है भक्तों की माला, भक्तों की श्रृंखला। नाभादास कैसे कवि हैं बेटा? तो नाभादास के बारे में जान जाओ, क्या बोलोगे बताओ जरा। नाभादास कैसे कवि थे? ये दोनों तो नहीं होगा। सगुण उपासक राम भक्त थे या निर्गुण उपासक राम भक्त थे? अब यहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। चलो जरा सा 3 नंबर हम भी देख लेते हैं। 3 का सी सही आंसर होगा, सगुण उपासक राम भक्त, है ना। चलो, नाभादास की भक्ति में मर्यादा के स्थान पर किस भाव का पुट था? भक्ति में किस भाव के बारे में यहाँ पे बात की गई है? लावण्य भाव नहीं, यहाँ पे वात्सल्य भाव ही होगा। ठीक है, भक्ति में 4 4 4 का डी कह रहा है। ठीक है, तो हमें नहीं पता है, कंफर्म नहीं पता, हमने कहीं पढ़ा नहीं, बस आप कर लो, ये होगा इसका आंसर, माधुर्य भाग। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। भक्त चरित्रों की माल है, यह किसका अर्थ है बेटा? इसका अर्थ क्या है? तो भक्तमाला नहीं, नहीं नहीं, हाँ भक्तमाल का, भक्ति का, चरित्र माल का। भक्त चरित्रों की माल है, भक्त क्या है? चरित्रों की माला है। यह किसका अर्थ है? तो नाभादास का। भक्त क्या होता है? चरित्रों की माला होता है ना। चलो 5 तक आपने कर लिया, 6 से आगे क्वेश्चन देखो जरा। 6, गंभीर उक्तियों अनुप्रास वर्ण जैसे आ जाए तो आपने पढ़ा होगा, ये तो सूरदास की बात हो गई। विमुख भक्ति, है ना, विमुख
भक्ति विमुख धर्म सभी अधर्म करी गए, ये किसने कहा था? तो कबीर दास जी ने कहा था। और किसने कभी मुंह देखी बात नहीं की? तो फिर कबीर दास आ जाएंगे। कबीर दास ने किस धर्म के सड़ दर्शनों पर ध्यान नहीं दिया? किस धर्म के सड़ दर्शनों पर ध्यान नहीं दिया? तो कह सकते हैं वर्णाश्रम की बात इसमें की गई है। ठीक है, वर्णाश्रम मतलब 4 वर्ण होते हैं ना, उन्हीं से। सूरदास कैसे कृष्ण भक्त कवि है बुआ? तो क्या बोलेंगे? लीला रसिक। ये देख लेना ध्यान से, उनकी लीलाओं की रचना करते हैं। सूरदास के प्रेम भरे वाचनों में किस प्रकार के अर्थ हैं? प्रेम भजने वार्ते में कैसे अद्भुत तुकधारी सूरदास आ गए। आजा, सूरदास के गुणों को अपने कानों में समाहित करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा बुआ? तो इसकी विमल बुद्धि हो जाएगी। विमल बुद्धि हो तासुकी, और तासुकी मतलब उसकी। ये तो आप भी अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आना भाई, कहाँ चले गए हो दिल तोड़ के। इनमें कौन सी रचना नाभादास की नहीं है? कौन सी इसमें रचना है जो नाभादास की नहीं है बुआ? तो भक्तमाल तो है, अष्टयाम ये भी है, कविता हाँ ये नहीं है। ठीक है, ये तीनों है, ये नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। नाभादास जी का धारा किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन के संत थे ये। ठीक है, चलो वैष्णव दर्शन के थे। नाभादास किसके शिष्य थे? तो इनके गुरु थे अग्रहर दास। बीजक के रचयिता नाभादास। आंसर दिया है बीजक। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। बीजक के रचयिता कौन है बेटा, बता दो जरा। 1 2 3 4, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 17। तो देख लेते हैं, आंसर होगा 17 का आ जा भैया, 17 का बी। चलो हाँ, गजब, बीजक। तो क्या हो जाएगा? कबीर दास, है ना। क्योंकि बुक में जल्दी मिला नहीं ना, तो फिर भी सवाल पूछा हुआ है, देख लो भैया, इसीलिए क्यों गलत करना, एकदम करेक्ट जाओ। भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की। नाभादास का काव्य रचना क्या है बुआ? काव्य रचना, उन्होंने ये काव्य जो रचा था वो कहाँ रचा था, किस क्षेत्र में? तो अगर हम बात करें, है ना, 19 नंबर का, तो कहाँ चलिएगा? वृंदावन में। चलो तो आ जाओ, आप सी में चले आओ। सी में कहाँ जाना है बबुआ? तो सी में आपको जाना है वृंदावन। सही है, ठीक। देखो कहने का मतलब है, 1 2 क्वेश्चन इधर उधर है तो उससे अपना कपार नहीं फोड़ना है, कंफर्म आंसर कर लेना है। ठीक है, चलो। तो छपै के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो सबके हित के वचन के बारे में तो कबीर जी कहते हैं। विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी धरे, पंक्ति कहाँ से? छपै से लिया गया। नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास किसके समकालीन थे भैया? तो तुलसीदास के समय के ही नाभादास है। खत्म हो गया। अब आ जाओ 5 नंबर, कवित। और कवित, है ना, कवि भूषण की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? है ना, 1680 ईस्वी में। 1600 कहिया 80 ईस्वी में हुआ था। भूषण के पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी, यही थे ना। भूषण रत्ना नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम था। चलो, भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिए थे कौन? राजा रुद्र शाह ने। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? सब लोग थे। शिवाजी के पुत्र साहूजाई या छत्रपति शिवाजी छत्रसाल आप कह सकते हैं, सब लोग थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण चले जाएंगे रीतिकाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, काल युग जो आप पढ़ चुके हैं, आता है सवाल। भूषण की कविताएं किस रस से भरी हैं? तो सबसे ज्यादा इसमें वीर रस होता है। देखो जहां भी देशभक्ति की बात हो, है ना प्यारे बच्चों, और जहां भी जो है ना वो जोश जुनून वाली बात हो तो देशभक्ति हो जाती है, वीर रस। छत्रसाल दशक के रचन कौन है? तो कवि भूषण है। जहां छत्रसाल का नाम आ जाए, शिवाजी का नाम आ जाए, तो सब कवि भूषण के तरफ ही इंडिकेट करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू इधर। इंद्र जिमी जंभ पर, बाण जयो अंब पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। जिस प्रकार इंद्र का यम पर, ठीक, समुद्र के जल पर, समुद्र की आग का अधिकार है, उसी प्रकार रघुकुल राजा श्री राम का अधिकार है दंभी रावण पर। किसके ऊपर? सी इज द राइट आंसर। सहस्त्रबाहु राजा पर कौन अधिकार रखते हैं बेटा? सहस्त्रबाहु राजा मतलब परशुराम। छत्रपति शिवाजी अपने दुश्मनों पर उसी प्रकार टूटते हैं जिस प्रकार चीता, कहा हिरणों के झुंड पर कंस,
पर कृष्ण का जैसा आधिपत्य है, कृष्ण का जैसा अधिकार है कंस के ऊपर, वैसा ही अधिकार किस पर है? शिवाजी का। तो मुसलमान शासकों पर। औरंगजेब की बात हुई है ना इसमें। शिवाजी की तलवार म्यान से निकलने पर क्या कर देती है? प्रलय कर देती है, तबाही मचा देती है। करेक्ट आंसर प्रलय कर देना है ना। जिस प्रकार सूर्य की किरणें घोर से घोर अंधकार को छीन्न भिन्न कर देते हैं, उसी प्रकार किसकी तलवार रण क्षेत्र में? तो छत्रसाल की तलवार। मिर्गराज का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो शिवाजी के लिए। इनमें कौन सी कृति भूषण जी की नहीं है? कौन सी कृति नहीं है? तो जहां भी ये नाम आ जाए ना, ये शिवाजी, शिवा, छत्रपाल, तो छत्रसाल होगा यहाँ, ये सब भूषण जी है। कौन नहीं है? तो दोहावली। भूषण की कविता कौन है बेटा? कवि। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान कितने छंदों में किया गया है? चलो जी चलो, जरा हम लोग देख ले, है ना। कितने छंदों में बता, ये तो आपको ध्यान में एकदम होगा। 10 छंद में। शिव बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी वीरता का बखान किया गया है? तो ये भी आंसर हम लोग कर सकते हैं, सेम डी आना चाहिए। 54 में। देखो यहां से सवाल तुमको पूछा था 22 में, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 19। तेज तम अंश पर कान्हा जी में कंस पर यो मलेच वंश पर कौन है? शेर शिवराज है। ये पंक्तियां कबीर से ली गई और ये 22 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलो। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस को। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो आप कह सकते हैं ए, यानी कि 105। और चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? तो कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी, है ना। बी, भाई के रूप में ये थे, है ना। और इनके पिताजी का क्या नाम था सर? हमने अभी देखा, कवि भूषण के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। थोड़ा अच्छे से कर लेना, है ना, नहीं तो चिंतामणि त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी है ना हो, भाई बाप भाई बाप बाप भाई बना दियो, है ना। आराम से पढ़ रहे हो। क्योंकि हमने रिकॉर्डेड इसलिए क्लास देने का सोचा कि आप स्पीड बढ़ा करके अपने समय के अनुसार या इसको रिकॉर्ड करके जब मन करे तब आप देख सकते हो साथियों। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक पाठ साहित्य किस विद्या से है? तो ये कविता है। कलह में किसके रचनाकार हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं बेटा? तो जयशंकर प्रसाद कहां से बिलोंग करते हैं? छायावाद से। छायावाद होगा सबसे बेस्ट है, प्रयोगवाद से होंगे। ठीक है, 3 का ये नहीं, चलो छायावादी कवि है। ठीक है, चलो। इनमें कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कौन नहीं है सर, बताओ जरा। प्रेम पथिक, कामायनी, कामायनी तो इनकी है। बात कर लेते हैं कौन इसकी रचना नहीं है ना। चलो, तो आंसर आ जाएगा डी। आ जाओ बेटा, संस्कृत के 4 अध्याय, इनकी रचना नहीं है। ठीक है, चलो। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है, इनकी सबसे बड़ी कृति क्या है? कामायनी, है ना, कामायनी। ध्रुवासनी, जैसे वासनी कामायनी आ जाए तो जयशंकर प्रसाद दे देना। अच्छा, फिर आ गया इनका जन्म, है ना। तो जिनको याद होगा वो लगा लो कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। चलो भैया, है जी, सोचिए क्या आंसर देंगे आप। 7 का, चलो हम लोग देख लेते हैं। 7 का क्या दिया हुआ है? सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 मई 1888 को। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो वही हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। देखो 21 में ये सवाल पूछा हुआ है। चीर विदाद विलीन मन की, ये वहीं से लिया गया, तुमुल कोलाहल कलह में। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का ही है। जयशंकर प्रसाद के श्रेष्ठ भ्राता, सबसे बड़े जो भाई थे, इनका नाम क्या था बबुआ? तो इनका नाम था शंभू रतन। ठीक है। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की ही ये क्या है? ये है रचना है। ठीक है, चलो खत्म हो गया। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 7, पुत्र वियोग में, है ना। इससे मैं समझ सकता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि 1-2 अगर क्वेश्चन इधर उधर है तो हम उसको आंसर से करा दे रहे हैं, तो टेंशन मत लेना, है ना। क्योंकि आपके पास भी 100 क्वेश्चन एग्जाम में होंगे, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे, आपको काम है 50 से। ठीक है ना, वैसे ही है
कभी कभी हो सकता है कि मन पे आई हुई चीजें कभी कभी अटक जाती है, इसलिए अच्छे से हमारा काम है आपको सही सही तरीके से आगे प्रोसीड कराना है ना। चलो, तो इसका 16 अगस्त 1904, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बड़ा वीवीआई है ना, ये दोनों बहुत वीवीआई है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, और इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को। इनमें से कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की बिल्कुल भी नहीं है? तो कौन सी नहीं है बुआ? तो क्या करोगे? तुमुल कोलाहल कलह में, इनके थोड़े हो, तो प्रसाद जी की है। चलो ठीक, आ जाते हैं इधर में। 9वीं वर्ग में जब पढ़ाई कर रही थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, तो उसके बाद वो कहाँ चली गई? असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, मतलब शामिल हो गई। किस कृति पर इन्हें केसरिया पुरस्कार मिला था? किस पे मिला था? तो किस पे? 5 का आंसर अगर आप देखें जी, तो मुकुल ही था, और मुकुल से ही तो ये लिया गया है जो आप कविता पढ़ रहे हैं। सुभद्रा कुमारी कवित्री थी, क्या बताओ जरा? तो राष्ट्रीय भावधारा का आप कह सकते हैं। पुत्र वियोग राष्ट्रीय भावधारा की, तब ना राजनीति में वो देश के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। पुत्र वियोग क्या है? तो ये अपने आप में एक शोक गीत है। पुत्र वियोग की समानता किससे की जाता है? शोक, किसके शोक गीत से की गई है? तो एक बहुत बड़ा शोक गीत था सरोज स्मृति, उसी से की गई थी। माँ के पुत्र का क्या हो गया है? तो माँ के पुत्र का असामयिक निधन हो गया है। खोया हुआ खिलौना प्रयोग किया गया है किसके लिए? तो निधन हुए उनके बेटे के लिए। चतुर्दिक है, खुशी का माहौल के बीच माँ को क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि उसका बेटा अब नहीं है। चलो, माँ बेटे को किस भय से अपनी गोद से नहीं उतारती है? कहीं उसको ठंडा ना लग जाए इसलिए। माँ जो है माँ जो है काम छोड़ किसके पुकारने पर दौड़ के चली आती है? अपने बेटे के। ठीक है ना। माँ बेटे को सुलाती है कैसे? लोरिया गाकर, थपकी देकर, लोरिया गाकर। पुत्र का चेहरा उदास देख माँ क्या करती है? देख मलिनता, रात रात भर आंख में रात बिताई, ये होगा रात भर जगती है। माँ ने बेटे के लिए क्या किया? तो माँ ने बेटे के लिए सब कुछ किया सर। पत्थर की पूजा, नारियल दूध चढ़ाई, ईश्वर के चरणों में शीश झुकाया, फिर भी मेरा खोया हुआ खिलौना लौट के ना आया। हाँ जी, तो यहाँ आंसर हो गया इसका 18 का सी। देखो, हम एबीसी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, आपका समय बचे। बेटे को उसके भाई, पिता, बहन सब भूल सकते हैं, पर वो कौन है जो नहीं भूल सकती है? तो उसकी माँ। कवित्री का खिलौना क्या है बेटा? तो उसका बेटा सी हो जाएगा। पुत्र वियोग में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो किसके बारे में? तो यही है कि पुत्र के असमय निधन के बाद तड़पती माँ के हृदय का। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु कब हुई है? तो 22 नंबर का आंसर आप देख लेंगे। तो 22 22 22 22 22 22 22 का क्या होगा, है ना? 22 का 15 फरवरी 1948। चलो, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ा वीवीआई ये सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है पुत्र वियोग। मैं असहाय विवश बैठी ही रही और उठ गया मेरा छौना। कहाँ से लिया गया है? तो ये पुत्र वियोग से। सब छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, तो ये भी कहा, यही पुत्र वियोग से, है ना। आ जाओ, चैप्टर नंबर आ जाते हैं 8 पे। 8 हमारा क्या कह रहा है भैया कि सुमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो चैप्टर नंबर 8 का हमारा आंसर हो गया क्या, बताओ? इसका हो जाएगा 13 जनवरी सन 1911। ठीक। उषा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये भी अपने आप में क्या है? कविता है। उषा शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है, और इनको किसी एक नाम से बुलाया जाता है, वो नाम आपको पता होगा। इनमें कौन सी रचना शमशेर जी की बिल्कुल भी नहीं है? तो पुत्र वियोग नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के उद्यमी कवि हैं? तो ये तीसरे या दूसरे, किस सप्तक से आते हैं भैया बताओ जरा? है जी, ये दूसरे सप्तक से आते हैं, बिल्कुल सही, दूसरे सप्तक से। इनकी रूस यात्रा इन्होंने कब किया था? 63 में, 72 में, 78 में, या फिर 88 में? इन्होंने कब किया था? तो ये आंसर आप लगा सकते हैं।
हाँ जी, कब किया था? 1978 के समय, जिस समय सोवियत रूस था, देखो, है ना। तो 1991 में तो सोवियत रूस टूटा था, ये करेक्ट आंसर 1978 में। उषा शीर्षक कविता में उषा का गतिशील चित्रण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अलग अलग बिंबों द्वारा। बिंबों का मतलब होता है बेटा किसके द्वारा? अलग अलग इमेज के द्वारा। उषा में क्या है? तो उषा में एक जादू है, जादू। प्रातः का नभ कैसा होता है? बताओ जरा। नीले शंख के जैसा होता है। आकाश का रंग फिर डैश चौका, लिपा पोता चौका राख से लिपा हुआ। उषा एकाएक एक ऐसा दृश्य आता है जिसमें लगता है कि किस पर लाल खली मल दी गई है। तो किस पर लाल खली मल दी गई है बबुआ? किस पर? स्लेट पर। खली तो स्लेट। अब आसमान में उषा ऐसी सौंदर्यमयी लग रही है मानो नीले जल में किसी गोरी देह क्या हो रहा हो? झिलमिला रहा हो। तो क्या होगा? किसके कारण वो हिल रहा है? तो यही ना आंसर होगा, हवा के झोंके से वो। ठीक है। उषा का जादू समाप्त होने पर क्या हो जाता है? तो सूर्योदय हो जाता है। सी आंसर हो जाएगा, है ना। लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो उषा के लिए। नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? किसकी बेटा? किसी युवती की। यहाँ ऐसा कल्पना किया गया है सूर्य को युवती के रूप में। उषा में उषा किसका नाम है? तो उषा नाम है सर भोर का। इतने पास अपने शीर्षक संकलन, है ना, किनके हैं? तो बहादुर सिंह के हैं। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो यही हो जाएगा उषा ना। शमशेर बहादुर सिंह को किस कवि के नाम से बुलाया जाता है? ये बात आप याद रखिएगा, है ना। इसमें नहीं है लेकिन वो कर लेना आप। शमशेर बहादुर सिंह की रचना, ठीक है, क्या होगा? सतह से उठता आदमी, खेलेगा तो देखेंगे, लोग भूल गए हैं, और टूटी हुई बिखरी। क्या आंसर करेंगे इसका, बताएंगे जरा। 20। तो 20 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, टूटी हुई। ठीक है ना। रचना कौन है? टूटी हुई बिखरी। नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये लिया गया है उषा से, है ना। बड़े आराम से सारा का सारा चीज हम करा दे रहे हैं, एक बार आपका रिवीजन भी अच्छे से हो गया। आजा जनजन का चेहरा एक। गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि लंबी कविताएं लिखने के लिए बड़ा फेमस हैं, ये उनके बड़ा लिखी गई कविता जनजन का चेहरा एक, जिसमें बताया गया है कि वैसे लोग जो संघर्षरत हैं, जिनको सताया जा रहा है ना, उनके सबकी सिचुएशन, परिस्थिति सब एक होती है, चाहे वो पूरे दुनिया में कहीं भी पाए जाते हो। गजानन मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ भैया? तो मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सही है ना। ठीक है, चलो, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। मैक्सिमम लोग तो उत्तर प्रदेश का है, ये भैया एक मध्य प्रदेश से आ गए। इनमें कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो जनजन का चेहरा एक। ठीक है, अब आओ इधर सवाल देखो। जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? गजानन मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जीवन और साहित्य कैसा रहा? तो गजानन मुक्तिबोध का जीवन और साहित्य की बात करें तो सब कुछ लगभग एक रहा, एक है। मुक्तिबोध में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? बताओ जरा। तो बौद्धिक और नैतिक पराक्रम, बी हो जाएगा। मुक्तिबोध किस कविता में उनकी दृष्टि और संवेदना वैश्विक है? तो जनजन का चेहरा एक। जनजन का चेहरा एक कैसी कविता है? तो अपेक्षाकृत हम कह सकते हैं ये एक छोटी कविता है। अगर कंपैरिजन हम उनके अन्य कविताओं से करें तो अपेक्षाकृत एक छोटी कविता है। ठीक है, हालांकि लंबी कविताएं लिखने के लिए फेमस है। कवि ने अपनी कविता में किसका चित्र प्रस्तुत किया है? बोलो जरा, किनका? तो ये पीड़ित और संघर्षशील जनता का। दुनिया के तमाम देशों में कौन संघर्षरत है बेटा? कौन है? तो जनता। जनता का चेहरा कैसा है? सब एक है, सबकी एक ही समस्या और एक ही उनका क्या है? समाधान है। नदी जो भी हो, जैसी भी हो, जिस रूप रंग की हो, ठीक है ना, सबको क्या करना है? तो बहते चलना है। शोषित एक है, शोषक भी सब क्या है? एक है। आदमी एशिया, यूरोप, अमेरिका जहां कहीं का भी हो, जहां कहीं भी रहता, जहां कौन वहां अवश्य रहता है, तो वहां अब कह सकते हैं एशिया, यूरोप, अमेरिका जहां में भी रहे, कौन वहां अवश्य रहता है? तो पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी नहीं, यहाँ बात हो रही है चारों ओर हिंदुस्तान, चारों ओर हिंदुस्तान। इसका करेक्ट आंसर यही देना चाहिए। 14 का क्या दे रहा है? बी।
अच्छा, हिंदुस्तान भावना की बात हुई है, जनता तो सब जगह है, ये है। ठीक है, चलो आंसर यहाँ था, हमने यही, अरे यहाँ आंसर नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए चारों ओर हिंदुस्तान, चारों ओर हिंदुस्तान। कितना नंबर क्वेश्चन है, चलो एक बार करेक्ट कर लिया जाए, 14 नंबर। 14 नंबर भैया सी, बस सही पकड़े हैं, क्योंकि वही जुबान पे बार बार आ रहा था, चारों ओर हिंदुस्तान, चारों ओर हिंदुस्तान, तो ऐसे गलती से हमसे भारी मिस्टेक हो गया था, ये करेक्ट होगा। नहीं होता है कि कृष्ण ने चारों तरफ बंसी बजाई है, गैया चराई है, चारों ओर हिंदुस्तान, चारों ओर हिंदुस्तान, वही है ना। किसकी बंसी हर ओर बजती है, तो कृष्ण जी की, है ना। ये सारे क्वेश्चन है ना, और हम डायरेक्ट इनका सोल्यूशन करा रहे हैं, इसलिए इक्का दुक्का इधर उधर वाला बात जो है वो जा रहा है। अब इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो उम्मीद है कि आप भी ज्यादा टेंशन ना लोगे, रिलैक्स होकर के कर लेंगे। मानव मानव एक है, तो क्या एक होगा भैया, तो मानव जब एक है तो दानव दानव भी सब एक होगा, दानव दानव वाला कैसे हो जाएगा, सब एक है। यहाँ का चोर हो चाहे कहीं का चोर हो, चोर उचक्का चोर उचक्का होता है ना। चलो यहाँ से क्वेश्चन देखो 17, कौन सा कौन सा हथियार एक है बेटा, जिसके शोषक सूतियों का खून करते हैं, हत्याघाती जिससे हत्या की जाए, शोषक और शोषित, ये जो कहा जाए, खड़क एक है ना। वो खड़क मतलब होता है तलवार, इसका आंसर करेंगे सी। कौन सी चीज एक है बुआ, तो संघर्ष, संघर्ष एक है, क्रांति एक है, लड़ाई सब एक है, इनमें सभी। जनता में कौन सी एकता है, बताओ, तो जनता में मध्यवर्ती नहीं, अंतर्वर्ती एकता है। मार्क्सवाद से प्रेरित कौन थे, मुक्तिबोध। बंधी हुई मुठियों का लक्ष्य एकता, है ना। शोषण की पीड़ा झेलती हुई मुठियों का एक हो जाएंगे तो किसकी खैर नहीं है बेटा, शोषित वर्ग की, है ना। अब देख लो किसकी खैर नहीं है, मतलब यहाँ पे अच्छे से देखना, ए और डी तो नहीं होगा, जनता का खैर नहीं है, ये तो दोनों गए, तो शोषित वर्ग का, शोषित वर्ग नहीं, शोषक वर्ग का, शोषित तो जनता ही हो गया ना, यहाँ शोषक वर्ग का हमें आंसर देना चाहिए, करेक्ट है ना। शोषित जिस पे शोषण किया जा रहा है, और शोषक जो शोषण कर रहे हैं। जनता पूरे विश्व में क्या देखना चाहती है, तो शांति और सौहार्द देखना चाहती है। शोषित और संघर्षित जनता के बीच क्या उठती है सर, तो ज्वाला उठती है, ज्वाला रोक के दिखाए, जिसको आना है वो आए। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल आप बता सकते हैं, अगर ये कहाँ जाएंगे भैया, तो 25 नंबर दिया होगा बी, श्योपुर, है ना। हिंदी साहित्य में गजानन मुक्तिबोध का उदय किस कवि के रूप में हुआ है बेटा, तो एक प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ है, प्रयोगवादी कवि। ये सवाल देख लो, इंपॉर्टेंट है, एक इसमें ऑलरेडी पूछ चुका है। गजानन मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, तो इन्होंने किया था कहां से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहां से किया था भैया, कितना नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर, 27 का ए है, चलो नागपुर से किए थे, महाराष्ट्र। ठीक है, चलो यहां से हम गलत थे, ये सही है। कामयानी एक पुनर्विचार गजानन मुक्तिबोध की ये रचना है, और कामयानी उधर थे जयशंकर प्रसाद, और ये एक पुनर्विचार इनकी रचना है। 28 तक हो गए, चलो इधर आ जाए, खत्म हो गया चैप्टर नंबर कितना देख लेते हैं, 10, जल्द खत्म कर लेंगे, 3 है सारा का सारा, है ना। अधिनायक रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल, अब बताओ इनका जन्म स्थल रघुवीर सहाय का कहाँ हुआ भैया, है ना, कहाँ, लखनऊ, ठीक। किस कृति के लिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो आत्महत्या के विरुद्ध, 2 का क्या होगा, हंसते हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं, इसी के लिए इनको दिया गया। 3, इनमें कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है, तो आ ही गया अधिनायक। अधिनायक साहित्य की कौन सी विद्या है, तो एक कविता है, और ये एक गद्य कविता है, ये भी बात आप याद रखना, कविता में भी कैसी कविता है, तो गद्य कविता। अधिनायक के कवि कौन है, तो रघुवीर सहाय जी इसके कवि हैं। चलो, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने क्यों की थी, साहित्य और कविता की संगोष्ठी के लिए, क्या इसका आंसर देना चाहिए, बताइए जरा, अपनी और अपनी समकालीन कविता के वाचन के लिए, ये होगा ना, ठीक। अधिनायक शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है,
तो ये आत्महत्या के विरुद्ध आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। अधिनायक कविता किसके प्रति एक रोषपूर्ण है? तो सत्ताधारी वर्ग के प्रति, है ना, जो भी सत्ताधारी वर्ग है उनके प्रति। देश किनके हाथों में कैद है सर? ए और बी दोनों होगा, राजनेताओं के हाथ में भी है और पूंजीपतियों के हाथ में भी देश अपना कैद है। ठीक है। देश की आजादी के बाद कुछ अर्थों में छोड़कर आम जनता का आज आज क्या है बेटा? अच्छा है, बेकार है नहीं, त्रस्त हैं लोग। देखो यहाँ भी दिया होगा कैसे हैं, त्रस्त हैं ज्यादातर, कुछ लोग को छोड़ दे। आम आदमी का प्रतिनिधि कविता में कौन कर रहा है? तो हरिचरणा। कवि कहता है हमारा लेखक, हमारा सेवक क्या हो चुका है? आज हमारा सेवक तानाशाह बन चुका है, तानाशाह। हरिचरणा अधिनायक के गुण गाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो परंपरा का पालन कर रहा है, बस शुरू से ही ऐसा गीत चल रहा है और वो भी मजे से आ रहा है और जा रहा है। तानाशाही शासन का शिकार कौन हो रहा है बेटा? तो शिवचरणा नहीं, हरिचरणा को। और हरिचरणा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आम आदमी को। बाजा बजाना का अर्थ क्या है? बाजा बजाना का अर्थ है हाँ में हाँ मिलाना। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक महाबाहुबली? कहां से लिया गया है ये कविता? यहाँ किनकी पहचान करा रहा है? सत्ता में काबिज लोगों का। हाँ ये ठीक है। ये देखो क्वेश्चन कितना घुमा के 23 में पूछा था, तो इस बार भी ऐसा लपेटा में आ सकता है। रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था सर? तो इन्होंने अंग्रेजी से किया था। रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था हरदेव सहाय। 18 नंबर देख लेते हैं, बी हरदेव सहाय। ठीक है, एकदम सही है। तो 18 हो गए, खत्म हो गए। अब आजा प्यारे नन्हे बेटे को, फिर इसके बाद 2 चैप्टर आपके पास रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्यारे नन्हे बेटे को आसान है, विनोद कुमार शुक्ल का। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल की रचना कौन हो गई बेटा? यहाँ पे प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को साहित्य में कौन सी विद्या कहा गया? तो इनको कविता कहा गया। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना? तो विनोद कुमार शुक्ल की। और इनमें कौन सा पुरस्कार इनको मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलो ठीक है, क्या मिला था? 11 में 5। इनको कौन से पुरस्कार दिया गया था देख लेते हैं। 11 में 5 का डी, सारे के सारे इनको मिले हुए हैं। ठीक है, सब पुरस्कार, दयावती, साहित्य अकादमी, रघुवीर सहाय। हाँ ठीक है, सब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। तो इससे याद भी हो गया इनको सब, सारे के सारे कवि शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये हमें लग रहा था साहित्य अकादमी ही बस। खैर, इनमें कौन सी रचना शुक्ला जी की है? तो बताइए जरा, कौन सी रचना? अधिनायक इनका नहीं है। है सर, क्या होना चाहिए बताओ जरा। है चांद का मुंह टेढ़ा नहीं है इनका, शुक्ला जी की रचना है, अतिरिक्त नहीं। प्यारे नन्हे बेटे को, कहाँ गए भैया, इधर आ जा आप। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहा गया है। कविता का क्या कहा गया? नायक कहा गया। भिलाई छत्तीसगढ़ का है जी। कौन सी चीज कदम कदम पर मिलती है सर? तो लोहा। लोहा ठोस होकर भी हमारी जिंदगी और संबंधों के साथ से घुला मिला हुआ है, प्रवाह में है। देखो ये सवाल था 20 में। लोहा किसका प्रतीक है बेटा? तो लोहा है मजबूती का प्रतीक है। कभी लोहे के बारे में किससे पूछता है? तो कभी अपने बेटी से पूछता है। आंसर इज द बी, अपनी प्यारी बिटिया से। देखो कितना क्वेश्चन घुमा के दिया है, बेटा से, नन्हे बेटे से, बेटी से। रे भैया भाई काती कर दिले, अपनी प्यारी बिटिया से पूछूंगा, हाई पूछे के चाहता। देखो एक बेटी डायरेक्ट ना 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 नहीं कह के चाहता, पूरा आएगा, प्यारी बिटिया लिखो। तो बिटिया बताती है कि लोहा किस में है? बताओ जी, सब में बताती है, सेफ्टी पिन ये सब में, तभी होगा ना। कहाँ कहाँ लोहा है कैसे पता लगता है? बोलो जी। है तो घर घर मिलकर सोचने ढूंढने पर सही है। हर मेहनत कश आदमी, जो आदमी क्या है? लोहा है। कविता के अंत में लोहा क्या ग्रहण कर लेता है? तो लोहा जो है अस्थायित्व तो ग्रहण कर लेता है। इसका आंसर देंगे हम 15 का। 15 का डी आंसर करना चाहिए। देखो 15 का सी आंसर कर रहे हैं भगवान। दुर्भेद्य प्रतिकर्ता, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, दुर्भेद्य प्रतीकार्थ, ठीक है। दुर्भेद मतलब हो गया ज्यादा दूर तक, प्रतीकार्थ मतलब प्रतीक, जिसका अर्थ दे रहा है। ठीक है,
चलो इन्हीं की बात मान लेते हैं। बिटिया से क्या सवाल किया गया? सवाल किया गया कहाँ कहाँ क्या है? लोहा है। ठीक। 17 कह रहा है कि निम्न में कौन संकलन विनोद कुमार शुक्ल की? एक तो वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, और यहीं से ये कविता लिया गया है। देखो संकलन का मतलब ये होता है वो कविता कहाँ से ली गई, किस रचना से ली गई। एक तार लोहे का लंबा, ये कहाँ से लिया गया? प्यारे नन्हे बेटे को। देखो कितना अजीब है ना सवाल। अजीब सवाल इसलिए कह रहे हैं ना कि चैप्टर का नाम है बेटा, सवाल पूछ रहा है बेटी से, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हम ये कहना चाहते हैं बबुआ। खत्म हो गया यहाँ। 19 प्यारे नन्हे बेटे को कहाँ से लिया गया है? वो आदमी नया करम कोट पहन के चला गया। पेड़ पर कमरा का अनुवाद इन्होंने किया था। ठीक है, किस भाषा में किया था? तो इतावली भाषा में इन्होंने किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 12, और यहाँ हम चर्चा करेंगे किसका बेटा? हार जीत का। ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, यहाँ पे हम आपसे क्षमा प्रार्थी चाहेंगे। उधर जो हमने गद्य कविता आपको कहा था, ये अपनी गद्य कविता है। ये अपनी गद्य कविता है, गद्य कविता के रूप में लिखा गया। ये अपनी सही चीज है। ठीक है बबुआ, है ना? अब उधर में मिस्टेक हो गया तो कृपया करके यहाँ आराम से सुधार लेते हैं। ठीक है, अधिनायक गद्य कविता बिल्कुल भी नहीं है। गद्य कविता का क्या मतलब होता है? आपको एक छंद की तरह, एक पैराग्राफ की तरह, आपको कहानी की तरह दिखेगा, उसमें लय वगैरह आपको नहीं दिखेगा। जैसे ये है हार जीत, गद्य कविता है। ठीक है, आजा। हार जीत के रचनाकार वाजपेयी जी हैं। इसमें कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो गांव का घर इनका नहीं है, वो लास्ट चैप्टर है अपना, इनका नहीं है, ये आंसर हो गया। अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो वाजपेयी जी कहाँ जन्मे थे सर, बताएंगे जरा? है जी, चलो। वाजपेयी जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कहाँ थे वाजपेयी जी का जन्म भैया? ला 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 ला। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी का जन्म स्थान। कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू? आप लोग को पता होगा ये क्वेश्चन। हम यहाँ पे अटक गए हैं। अटकना इन द सेंस की जुबान पे बाल लेकिन निकलत नहीं है। हमारे आंसर से 4 4 4 4 4 4 का डी। देखो कंफ्यूज आ गए, छत्तीसगढ़, है ना? राम सिया राम सिया राम। चलो ठीक है, छत्तीसगढ़। आगे बढ़े, आ जाओ। हार जीत शीर्षक रचना किस कविता से ली गई है? कहाँ से ली गई थी? कहीं नहीं और कहीं नहीं, वहीं से ली गई है। कवि किसके प्रसंग में हार जीत को लेकर कहता है कि इसे जीत मानकर शासक वर्ग जश्न मना रहे हैं? किसको लेकर के बेटा? हार को लेकर के। किसको लेकर? हार को। किसे रोशनी से सजाया जा रहा है? तो पूरे शहर को सजाया जा रहा है। जनता को कौन बता रहा है कि उनकी सेना लड़ाई में युद्ध फतह करके आ रही है? कौन बता रहा है? तो शासक बता रहा है। ठीक है, यह किसे पता नहीं है कि युद्ध तो जनता को। भोली भाली जनता शासकों के किस चीज का शिकार होकर जश्न मना रही है बेटा? तो शासकों के क्या बोलेंगे? भोली भाली जनता, देखेंगे सवाल, भोली भाली जनता शासकों के किस चीज का शिकार होकर जश्न में रंग गई है बुआ? शासकों के धूर्तता नहीं, बदनीयती नहीं, सामंतवादिता नहीं, शासकी। क्या इसका आंसर करें, है ना? तो इसका आंसर हम देखना चाहेंगे। 10 का क्या दे रहा है भाई? 10 का बी। बी धूर्तता का, बताओ। ये धूर्तता आंसर होगा। जो कविता में थोड़ा मुश्किल है एक दो शब्द, हालांकि ये शब्द परीक्षा में जल्दी पूछे नहीं जाएंगे, बुक से घुमा घुमा के आता तो हम लोग जल्दी लगा देते। एकदम अलग बात कर गई। शासक अपने देश के शहीद हुए सैनिकों की सही सूची प्रकाशित क्यों नहीं करते हैं? नहीं करवाता है डर की वजह से, जनता में बौखलाहट की वजह से, सत्ता से हटाए जाने के डर से। करेक्ट आंसर वही होगा, विद्रोह की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपको लग रहा है? शासक जो है इसलिए नहीं करता है, सही बात है कि लोग क्या कर लेंगे? विद्रोह कर लेंगे। और शासक को इसके साथ ये भी डर होता है, जनता के बौखलाहट की वजह नहीं, सत्ता के हटाए। मेन इसका अगर आंसर हम दे तो मेन आंसर ये है, उसको सबसे ज्यादा इस चीज का डर है, सत्ता के हटाए जाने का इनको ज्यादा डर है।
है ना। अति साधारण व्यक्ति का जनप्रतिनिधि करता हुआ कवि खड़ा है जी कौन, बूढ़ा मशक वाला। तो सही आंसर होगा जीत के जश्न में को कवि क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं कि जीत का जश्न हमारा क्या है, बिल्कुल एक तरीके से हार है। कवि मानते हैं जीत के जश्न का मतलब जीत के रूप में क्या लौटी है, तो हार लौटी है। युद्ध किसका कारण होता है सर, युद्ध जो है किसका, विनाश का कारण होता है। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, उत्सव मनाने के लिए। विजय उत्सव में कोई धूल मिट्टी ना ला जाए, ऑप्शन होगा ए, उत्सव मनाने के लिए। बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है कि हम पुनः हार गए, हम पुनः हार गए, ये कहता है। हमारी हार हुई, हमारी जीत हुई नहीं। बूढ़ा मशक वाला क्या कहेगा कि हम पुनः हार गए। उत्सव कौन मना रहा है, शोषित वर्ग, जनता। तो जनता मना रही है, कौन मना रही है बबुआ, तो जनता मना रही है उत्सव, है बताइए, है ना। जनता मना रही है, जनता ही तो शोषित होती है, तो दोनों एक ही बात है। आयोजक नहीं, उत्सव आनंद कौन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ आंसर क्या देना चाहिए, वे उत्सव मना रहे हैं, वे मने कौन, चलो शासक वर्ग, ठीक है। कवि के अनुसार विजय किसकी हुई है, सेना की, जनता की या सत्ता की, बताओ जरा। कवि के अनुसार, ये तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि किसका हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो सत्ताधारियों का। शासक शासक सैनिकों को क्या बनाते हैं सर, शासक सैनिकों को बलि का बकरा बनाते हैं। और ये तो अजब सवाल है सर, ये अपने रेफरेंस का भी नहीं है, बलि का बकरा बनाते हैं। ये सवाल परीक्षा में नहीं आते हैं। जहां जहां एक दो सवाल में हम लोग रुक रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में ये परीक्षा के दृष्टिकोण वाले बिल्कुल भी सवाल नहीं है। कौन सच को दर्ज कराने या बोलने की जिम्मेवारी से मुक्त है, बूढ़ा मशक वाला, ये सवाल बन सकता है। बूढ़े मशक वाले को अगर सच बोलने की जिम्मेदारी मिलती तो वह सैनिकों नागरिकों को सामने क्या करता, वो क्या करता है बताओ, क्या करता भैया। तो बूढ़ा मशक वाला सामने अगर मिलता तो क्या करता, हाँ नाश्ता गास्ता सच बता देता, पोल खोल कर रख देता। अब बताओ पोल खोल के रख देता, हम लोग तो यही कहेंगे। ये तो एकदम अपने से सोच के जवाब देना है इसका, इसमें क्या आप 3-5 करें हम। कहीं नहीं वही कविता संग्रह, ये सब सवाल ठीक है, ठीक है। इसके आंसर कौन हो जाएंगे, तो जो इसके लेखक है, इसके लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। घास में दुबका अशोक